गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? और पिछली क्लास का रिवीजन करके आए हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको हैंडआउट्स मिल गए थे ना? फिर आपके उसमें बीपीएमएस अकाउंट में डाउनलोड्स में आ गए थे आपके हैंडआउट्स? ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अपना लास्ट टर्न पे जो है अपन ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद जो है अपन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, स्लोप की, है ना? स्लोप पे थे अपन, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ क्वेश्चन आप लोग करिए बेटा। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन जो है टिक कराए थे लास्ट टर्न पे, तो जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है आप इकट्ठे करके रखिए। मीनवाइल इन द क्लास मैं एकदम से पढ़ाई को रोक के, अपनी जो चल रही है स्टडी उसको रोक के और फिर आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है ना? डाउट सेशन बीच में कभी भी मैं 5-10 मिनट का ले लूंगा, ठीक है बेटा? तो आप लोगों का काम ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूं आप उनको सॉल्व करें, अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो उसको मार्क करके रख लें, वो क्वेश्चन मेरे लिए है, मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको चिंता मत करिए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? चलो अब अपन आगे की चालू करें। चलो बेटा, लास्ट टर्न पे अपन स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है उसके लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है। उस एंगल का टेंजेंट ही स्लोप होता है, एंगल स्लोप नहीं होता। कई बार हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि भाई थीटा ही स्लोप है। नहीं, थीटा नहीं, टेन थीटा स्लोप होता है, जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी? चलिए बेटा, ये रही आपकी सामने स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि हमारे पास जो m है वो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, इट इज स्लोप। और स्लोप क्या है? स्लोप है कि स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, दैट इज स्लोप। और फिर मैंने इसके लिए कोऑर्डिनेट के फार्मूले भी आपको बना के दिखाए थे, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1। जो यहां पर है उसको कहते हैं हम इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस। अब इसमें भी यूं होता है बेटा कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव y एक्सिस की कटिंग है, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो पॉजिटिव y एक्सिस की जो कटिंग होती है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव इंटरसेप्ट आता है। तो c क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। और यदि नेगेटिव y एक्सिस की कटिंग होती है, जैसे नेगेटिव y एक्सिस कट गया तो यहां इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है। और यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो जाती है तो इस कंडीशन में इंटरसेप्ट 0 होता है। ये ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव y एक्सिस की कटिंग होती है, इफ देयर इज कटिंग ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस, इन दैट कंडीशन इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। इफ कटिंग इज ऑन नेगेटिव y एक्सिस देन इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। और अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो तो इंटरसेप्ट 0। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहां पर जो बात कर रहे हैं हम स्लोप की, तो देखिए इधर स्लोप भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करूं कि स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, अगर वो एंगल एक्यूट है, थीटा इज एक्यूट लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट अगर एंगल है तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। दूसरा, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है
वो अगर ऑब्ट्यूज हो, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो स्लोप आता है वो नेगेटिव आता है। इन दिस कंडीशन स्लोप विल बी नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर मान लो हमारे पास स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, तो इस कंडीशन के अंदर स्लोप 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। तो अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम कहेंगे स्लोप नेगेटिव है, और अगर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इस कंडीशन के अंदर स्लोप 0 है। वैसे एक कंडीशन ये भी होती है कि हमारी स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के भी पैरेलल हो जाती है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, तो थीटा 90 और tan 90 की वैल्यू होती है इनडेफिनेट, या हम सीधे बोल दें इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है जी, तो सुन लीजिए ध्यान से, y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आप देख सकते हो कहीं भी अगर मान लो आपके सामने फिजिक्स की कोई भी इक्वेशन आती है और आपसे पूछा जाए कि कर्व कैसा है, तो आप वेरिएबल्स की पावर को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 आ जाए तो समझ जाए कि उनमें जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक है जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो मैं स्लोप का जिक्र आपसे कर रहा था, उन सारे स्लोप को मैंने एक ग्राफ के अंदर ले लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारी जो आती है वो ये है कि जैसे स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाती है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक्यूट एंगल बना रही है स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एक्यूट एंगल है, तो इस कंडीशन में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस कंडीशन के अंदर स्लोप नेगेटिव है। और आप देख सकते हैं पर्पल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो इस कंडीशन में स्लोप 0 है। और रेड कलर की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में स्लोप इनफाइनाइट है। ये दिमाग में बिठा लीजिए आप अच्छी तरह। नेक्स्ट, अब जैसे अभी मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव और कब इंटरसेप्ट पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा ये क्वेश्चन आपके सामने बेटा, तो आप इनको चेक करें। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज, सबसे पहला ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पर। बताइए क्या यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ नंबर 1 के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है? अच्छा एक चीज यहाँ पर ये होता है, कई बार यूं डाउट रहता है कि स्ट्रेट लाइन तो एक्स एक्सिस से, अब कौन सी एक्स एक्सिस है? तो ध्यान रखना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेगा वो तो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से बनेगा। अब आप सोच रहे ये तो नेगेटिव एक्स पे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप जिस जगह वाई एक्सिस की कटिंग हो रही है वहीं पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, ये ध्यान रखें, दोनों के दोनों हमारे सेम एंगल्स हैं थीटा। ठीक है, चलो अब थीटा एक्यूट नजर आ रहा है, तो क्या मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा। अब बात आती है इंटरसेप्ट की, तो यहां देख सकते हैं आप इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट की बात आ रही है बेटा, इंटरसेप्ट अपने को चेक करना है यहाँ पर। तो इंटरसेप्ट कहां पर होता है? वाई एक्सिस पर होता है, तो वाई एक्सिस की कटिंग को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं बेटा। तो बताओ मुझे कौन सी वाई एक्सिस की कटिंग हो रही है, प्लस वाई की माइनस वाई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कटिंग हो रही है वो प्लस वाई की हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, ये हमारा ग्राफ नंबर 1। अब ग्राफ नंबर 2 पर हम आते हैं। अब देखिए आप बताइए, क्या यहाँ स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो एक्यूट बना रही है? बिल्कुल बना रही है। तो क्या मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव आएगा? डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये हमारा इंटरसेप्ट है, ये हमारा इंटरसेप्ट है, यहाँ पर ये हमारा इंटरसेप्ट है। आप देख सकते हैं नेगेटिव एक्सिस पर कटिंग हो रही है, तो बताइए कि हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सी यहाँ पर हमारा नेगेटिव रहेगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए इधर, अब यहां पर हमारे पास जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, बताओ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है क्या वो ऑब्ट्यूज है? बिल्कुल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहां पर हमारे पास जो स्लोप आएगा नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल
तो ऑब्वियसली बात है तो नेगेटिव हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है इंटरसेप्ट की, तो बताइए इंटरसेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस की कटिंग हो रही है ना बेटा, पॉजिटिव एक्सिस है, तो इंटरसेप्ट हो गए यहाँ पर पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर आते हैं हम फोर्थ ग्राफ के अंदर हम आ रहे हैं, तो बताइए बेटा फोर्थ ग्राफ के अंदर आप देख के बताइए क्या हमारी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है क्या वो ऑब्ट्यूज है? ऑब्वियसली बात है ऑब्ट्यूज है। तो बताइए क्या यहाँ पर स्लोप हमारा नेगेटिव होना चाहिए? ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पर स्लोप हमारा। अब बात आती है इंटरसेप्ट की, तो बताइए क्या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कटिंग हो रही है? यस, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव आ जाए। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, देखिए इधर ग्राफ नंबर 1 के अंदर गौर से देखो, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एक्यूट है, साफ दिख रहा है अपने को। तो अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप अपना पॉजिटिव रहेगा, तो ये स्लोप पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट आप देख सकते हो, जो इंटरसेप्ट है सी, वो पॉजिटिव एक्सिस पर काट रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की कटिंग कर रहा है, तो पॉजिटिव एक्सिस की कटिंग करेगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस ग्राफ नंबर 2 के अंदर देखिए आप, ग्राफ नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है वो एक्यूट बना रही है, तो एक्यूट बनाएगी तो स्लोप भी क्या रहेगा यहाँ पर? पॉजिटिव रहेगा। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नेगेटिव एक्सिस की कटिंग कर रही है, तो नेगेटिव एक्सिस की कटिंग अगर कर रही है तो यहाँ पर हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव। अब चौथे ग्राफ को मैं बता देता हूं, चौथा ग्राफ देखिए, देखो बेटा इधर यहाँ पर जो हमारा एंगल बना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताओ वो ऑब्ट्यूज है या नहीं है? 90 डिग्री से ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा है ना, तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो उस कंडीशन में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो स्लोप नेगेटिव हो गया। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन जो है नेगेटिव एक्सिस को कटिंग कर रही है, देखो ना नीचे माइनस वाई है ना, तो नेगेटिव वाई की कटिंग होगी तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, आल्सो ड्रॉ द लाइन। हमें स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई आए तो उसको पहले स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट में लाने की कोशिश करिए, सबसे पहला काम ये होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन को वाई एक्सिस के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करेंगे, तो 4y इक्वल्स टू, अब 3x को उधर भेजेंगे तो माइनस 3x हो गया और ये प्लस 8। ठीक है जी, अब 4 को इधर डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 3/4। अब 4 तो दोनों तरफ डिवाइड होगा, अब 4 8 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू माइनस 3/4x प्लस 4। अब बेटा इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करा दीजिए, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो बताओ बेटा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। ठीक है जी, और दूसरा इंटरसेप्ट की यदि बात करें तो इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और कितना आ रहा है? इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। कितना आ रहा है? 4। तो स्लोप तो हो गया बेटा, मैं आंसर लिख दूं सीधे -3/4 और इंटरसेप्ट मेरे पास आ गया 4। ठीक है, अब यहां पर हाँ 4 था, ये 4 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, बिल्कुल 4 से डिवाइड किया अपन ने, तो 4 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 बचेगा अपने पास। ठीक है जी, तो इंटरसेप्ट अपने पास कितना आ गया? +2 आ गया। देखिए यहाँ पर अपने पास 2 आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? +2। अब आप गौर से देखो, स्लोप तो है नेगेटिव और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। ठीक है जी, चलो बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो हमसे कह रहे हैं कि भाई इसकी स्ट्रेट लाइन बनाइए, तो देखिए सबसे पहले हम एक्सिस बना लें, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई बेटा। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले स्लोप और फिर इंटरसेप्ट। बताइए इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक्सिस पर कट रहा है कि नेगेटिव पर कट रहा है? साफ दिखाई दे रहा है बेटा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है। इंटरसेप्ट यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस की कटिंग होगी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्सिस को कट करते हुए निकलेगी। तो आप क्या करें? पॉइंट बना दें। अब स्लोप कह रहा है नेगेटिव है, तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो बनाएगी एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो दो कंडीशंस हो गई,
एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, और दूसरा इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होगी। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं फॉलो कराऊं तो मेरे पास इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास जो एंगल आ रहा है, गौर से देखिए, प्लस वाई प्लस एक्स एक्सिस से, वो ऑब्ट्यूज आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिए ना, हमारा स्लोप भी तो नेगेटिव आया ना यहाँ पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक तो इंटरसेप्ट किधर हुआ है, तो सबसे पहले तो ये देखा करो इंटरसेप्ट किधर हुआ है। अगर प्लस वाई एक्सिस पर है तो उस पर एक पॉइंट बना दो प्लस वाई एक्सिस पे, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से जरूर पास होगी। दूसरा, स्लोप का साइन देखो, अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो ऑब्ट्यूज बनाएगी, मोर देन 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने वापस एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आई। अब सबसे पहली चीज तो ये है बेटा कि मेरे सामने तो एक इक्वेशन लिखी हुई आई। अब मेरे को कैसे पता कि ये स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो ये लिखा हुआ ना हो ये वर्ड फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, तो देखो मैंने आपको कहा है बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वेरिएबल्स की पावर चेक किया करो। क्या यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है? तो यदि x और y की पावर 1 आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है जी, चलो अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो अपनी इस इक्वेशन को पहले y के लिए सॉल्व करें, तो 6 को उधर भेज दीजिए। तो क्या ये y इक्वल्स टू हो गया 2x प्लस 6 हो गया बेटा? बिल्कुल, ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 हो गया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख दूं मैं यहाँ पर। अब बताओ बेटा, यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? +2। तो मैं कह सकता हूँ स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। अब स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हैं। अब इन दोनों बातों को दिमाग में रखते हुए अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए इधर सबसे पहले इंटरसेप्ट देखना है मेरे को, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एक पॉइंट लगा दीजिए। अब इसके बाद स्लोप देखिए, क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पास तो इस पॉइंट से होगी, लेकिन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो एक्यूट बनाएगी। तो इसका मतलब यही बन सकता है एक्यूट। ये देखिए ना आप, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, एक्यूट एंगल बन गया ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप सोच रहे हो भाई ओरिजिन की इस तरफ आ गई है, तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्सिस पर जिस जगह स्ट्रेट लाइन कट कर रही है वहीं पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर भी जो एंगल बनाएगी ये इस लाइन से, वो वही एंगल होगा जो एक्स एक्सिस से बनेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? हाँ, बना लिया ना ग्राफ? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी नाइस। अब देखो मैं एक फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर बेटा, एक फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है, मेरे हिसाब से आप लोग पहचान गए होंगे, ये हमारे 12th के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ही इक्वेशन है। आइंस्टीन इक्वेशन इसको कहते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटोन की एनर्जी एच न्यू और वर्क फंक्शन फाई नॉट का रिलेशन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ड्रॉ द लाइन। इन्होंने पहले ही बोल दिया लाइन। अगर मैं आपसे पूछता कि नहीं ग्राफ बताइए, ग्राफ क्या बनेगा, तो आप गौर से देखिए, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की पावर 1 है? बिल्कुल 1 है। क्या फ्रीक्वेंसी की पावर भी 1 है? बिल्कुल 1 है। दो ही तो वेरिएबल है बेटा, एच का तो नाम ही कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और फाई नॉट वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए। ठीक है ना, तो देखिए आप, यहाँ पर मैं फौरन पहचान गया काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और फ्रीक्वेंसी की पावर भी 1 है। तो अगर ये लाइन ना भी दिया जाता, इस क्वेश्चन में लाइन वर्ड ना भी दिया जाता, तो भी मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो चुका है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब सबसे पहली चीज देखिए कि वाई एक्सिस पर कौन है। वाई एक्सिस पर के मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए हमें अपनी इक्वेशन को वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, जो मैं भी आपसे कह रहा था। तो इसको वाई एक्सिस के लिए मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए इधर के मैक्स, अब ये तो देखना आप ध्यान से, इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है बेटा, ये वर्क फंक्शन को उधर भेज दिया मैंने। अब इसके नीचे स्ट्रेट लाइन की मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा। अब स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आप देख सकते हो बेटा, साफ साफ स्लोप तो आ रहा है पॉजिटिव है बेटा, और इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव। दिख रहा है ना आपको?
भाई जो वर्क फंक्शन है वो तो नेगेटिव आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस फाइव नॉट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। तो सिंस क्वेश्चन कह चुका है कि अपने को पता चल गया इंटरसेप्ट नेगेटिव, सबसे पहले इंटरसेप्ट का ही साइन देखा करो। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की कटिंग होगी, तो अपन फौरन नेगेटिव एक्सिस पर एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसके बाद स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पास तो इस पॉइंट से होगी, लेकिन वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एक्यूट एंगल होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी वो एक्यूट होना चाहिए। अब इन दोनों कंडीशंस को फॉलो कराते हुए अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो मेरी स्ट्रेट लाइन इस तरीके की बन के आएगी, ठीक है बेटा। ये लो, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर सॉलिड लाइन क्यों नहीं बनाई। देखिए फ्रीक्वेंसी की एक्सिस के नीचे मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, वही एक ही स्ट्रेट लाइन है लेकिन नीचे डॉटेड मैंने बना रखी है। वो इसलिए बना रखी है बेटा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का सॉलिड पार्ट कहता है कि ये एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो डॉटेड पार्ट है वो कहता है नहीं करेगी। तो आप स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन वाकई में नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी होती नहीं है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अरे एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा ये तो स्लोप का साइन बताएगा ना। यहाँ देखो ना बेटा, स्लोप का साइन एच क्या है, प्लस है ना यहाँ पे। तो स्लोप यदि पॉजिटिव है इसका मतलब एक्यूट एंगल बनाएगी, और अगर स्लोप का साइन नेगेटिव हो तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। आपको समझा तो रहा हूं बेटा, इतने सारे एग्जाम्पल ले ली। चलो अगली पे आते हैं। अगला हमारा एक रिलेशन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब क्वेश्चन ये कहता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ बनाइए। अब आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर कौन है, डिग्री सेल्सियस। तो हमारी इस इक्वेशन को आप डिग्री सेल्सियस के लिए सॉल्व करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 5 × 32/9। अब आप देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस की पावर भी 1 है, फ़ारेनहाइट की पावर भी 1 है, इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसके नीचे मैं स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूं। तो मैंने इसके नीचे लिख दी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो भैया, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, जो एंगल है वो डिसाइड होगा यहाँ साइन से। साइन चेक करो, बताओ 5/9 के आगे साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, प्लस 5/9 प्लस आ रहा है भैया, जो ये पूछ रहा था मेरे से। तो देखो यहाँ पर गौर से देखो, आप गौर से देखिए, क्या यहाँ पर मेरे पास जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। +5/9 आ रहा ना, तो मेरे को फौरन मालूम पड़ गया कि एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एक्यूट बनेगा, ऐसे डिसाइड होता है। अब इंटरसेप्ट में देखो साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस की कटिंग होगी। नेगेटिव एक्सिस पे कटिंग होगी तो फौरन एक निशान बना लीजिए, और उसके बाद जो है एक ऐसी ग्राफ बनाइए, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाइए जो कि यहाँ पर एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाया। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ हो गया जो अभी हमने बनाया था, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल बन गया, ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया बेटा एक तरह से, ठीक है जी। ये है बात, वर्क फंक्शन नेगेटिव नहीं होता बेटा, वर्क फंक्शन का मैग्नीट्यूड, मतलब जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है उसका मैग्नीट्यूड वर्क फंक्शन होता है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गई बात। अब एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है ही हमारे पास, y = mx + c। एक तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, एक ना इंटरसेप्ट फॉर्मेट होती है। जैसे अगर आपको पता पड़ जाए कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कटिंग का कोऑर्डिनेट क्या है या ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, और वाई एक्सिस पर कटिंग कितनी है, मतलब कोऑर्डिनेट पता चल जाना चाहिए। जैसे बताओ यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए दे रखा है आपको, दिख रहा है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, क्या मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस ए होगी, कोऑर्डिनेट का मतलब तो ये बेटा, और ऐसे वाई एक्सिस पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस बी हो गई, ठीक है ना। अब दोनों प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब एक प्लस वाई पर है। तो इस केस में हमारे पास इसकी फॉर्मेट होती है एक्स अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई अपॉन वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 1। दिस इज अनदर फॉर्मेट। ये एक और फॉर्मेट है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की, ये इंटरसेप्ट फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो नेगेटिव ही लेना इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल नेगेटिव है
तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट लेना है। मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ उसमें तो दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, ठीक है ना? ठीक है बेटा। अच्छा, किसी बच्चे को अगर मान लो वॉइस सुनाई नहीं दे रही है तो बेटा आप अपना गूगल क्रोम जो है, हमारे यहाँ से नहीं है प्रॉब्लम, आपके यहाँ से, ठीक है ना? तो आपको अगर किसी के वॉइस में अगर सुनाई नहीं दे रहा हो तो फौरन जो है अपना गूगल क्रोम रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, ये थी हमारी यहाँ पर ये थी हमारी यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्मेट, यानी इस तरीके से भी हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी का मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। देखिए बेटा यहाँ पर, हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर मान लो किसी के अगर लैग कर रहा है, एक आध सेकंड का लैग आएगा, वो तो आपके नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है ना बेटा? तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आराम से आप तसल्ली से बैठो, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, ठीक है। देखिए यहां पर जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है और एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, x अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। अब मुझे बताओ बेटा, x कोऑर्डिनेट प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है, तो आपको माइनस करके लिखना है। तो x बटे x कोऑर्डिनेट प्लस y बटे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, इक्वल्स टू 1। इससे भी हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। अब आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, y अपॉन 2 ये उधर भेज दीजिए, तो x अपॉन 4 हो गया प्लस 1। अब y इक्वल्स टू आप भेजिए उधर, तो 2 बटे 4x प्लस 2, तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाता है 1/2x प्लस 2। अब बताइए, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास स्लोप तो हो गया है बेटा हाफ प्लस हाफ, और इंटरसेप्ट हो गया प्लस 2, ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं स्लोप के और इंटरसेप्ट के, एंड आई होप आप लोगों को इनमें बहुत आइडिया लगा हुआ कि किस तरीके से हमें स्लोप और इंटरसेप्ट लेना होता है, ठीक है ना बेटा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब इसके अंदर देखिए, यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं एक जो ग्राफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ऐसा कर्व्ड है। ये इसको कहेंगे हम यहां पर कर्व, इसको कहेंगे हम यहां पर कर्व। देखो अब यहां पर हमारे पास देखिए गौर से, जो कर्व है यानी जो ग्राफ हमारे पास आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, वो एक कर्व आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अलग से साइड में बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। अब ये हमारा ग्राफ है, आप देख सकते हैं कर्व है। अब बेटा अगर कर्व है तो हर पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप डिफरेंट आता है। ध्यान से सुनिए, अगर हमारा ग्राफ एक कर्व है तो हर पॉइंट पर इसका स्लोप डिफरेंट आता है। तो हम स्लोप कैसे निकालें? तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर स्लोप देखना है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें आप। ये पॉइंट है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें यहां पर। अब आप गौर से देखो इनको, अब आप गौर से देखिए, ये पहला टेंजेंट था, इसका एंगल था थीटा 1। ये दूसरा टेंजेंट है, इसका एंगल है थीटा 2। ये तीसरा टेंजेंट है, इसका एंगल है थीटा 3। तो अब बताइए बेटा यहां पर क्या हमारा स्लोप कांस्टेंट है? नो, स्लोप यहां पर वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। स्लोप इज वेरिंग, ठीक है बेटा, स्लोप यहां पर वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट। तो यहीं पर कई बार हमसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि बताइए स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यहीं पर कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर बहुत बारीकी से और ध्यान से देखते हुए चलना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के ऊपर मुझसे पूछा स्लोप बताइए, तो मैंने क्या करा बेटा, हमारा जो ग्राफ है वो कर्व्ड है,
स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो हमारा ग्राफ कर्व्ड होने की वजह से हमने पॉइंट लिया, उस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से इसका एंगल देखा तो हमने पाया इसका एंगल है θ1। फिर आगे एक पॉइंट लिया बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। फिर हमने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखा, θ2 आ गया। अब ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, इस पॉइंट नंबर 3 पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल देखा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ3 आया। अब बेटा आप मुझे बताओ, यहां पर देख के गौर से इस पूरे डायग्राम को साफ क्लियरली नजर नहीं आ रहा कि θ1 सबसे छोटा है, θ2 उससे बड़ा है और θ3 उससे भी बड़ा है कि नहीं? तो बताओ, स्लोप तो है सब पॉजिटिव, स्लोप तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब आपसे पूछेंगे बताइए स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? और दूसरी बात, यहाँ पर सारे एंगल कैसे आ रहे हैं? हमारे एक्यूट आ रहे हैं, सारे एंगल एक्यूट आ रहे हैं। तो बताओ बेटा, अगर एंगल एक्यूट हो तो टेन थीटा में थीटा यदि बढ़ता है, यदि एंगल एक्यूट हो और उसमें थीटा यदि बढ़ता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। हम जानते हैं ना बेटा, 30 1/√3 होता है, 1045 1 होता है, 1060√3 होता है, 19 इनफाइनाइट होता है, बढ़ता जाता है ना बेटा। तो जब एंगल एक्यूट होता है तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो यहाँ पर एंगल एक्यूट है तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। तो क्या मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि टेन थीटा 1 विल बी लेस देन टेन थीटा 2 विल बी लेस देन टेन थीटा 3? तो क्या मैं कह सकता हूं स्लोप इज इंक्रीजिंग? देखो ना बेटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा और एक्यूट है, थीटा एक्यूट है लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा टेन थीटा भी बढ़ेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं स्लोप इज इंक्रीजिंग? ऐसे अपने सामने क्वेश्चन पुट अप होंगे और अपने को पहचानना होगा बेटा फिजिक्स में। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आई है आपके? हाँ बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपके? हाँ बेटा, अभी तो मैं एक्यूट एंगल के एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सब लूंगा, आप चिंता मत करो, चिंता मत करिए बेटा, मैं सारी बातें आपको सिखाऊं, बस पहले ये समझ जाओ, उसको तसल्ली से समझो। समझ में आ गया बेटा सबके? चलो, अगर आपके ये समझ में आ गया है तो अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अब जैसे देखो बेटा, इसी से रिलेटेड में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड स्लोप एट ए बी एंड सी। अब आप देख सकते हैं ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब यहां पर देखो बेटा गौर से, हमारा जो ग्राफ है ये ब्लू कलर का है ना, ग्राफ एक कर्व्ड है। अब ए पॉइंट पर स्लोप पूछा है तो बताइए, ए पॉइंट पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अब इस डायग्राम के अंदर ये टेंजेंट इस तरफ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन अपने बात पे आप कायम रहना बेटा, हमेशा याद रखिए स्लोप के लिए आपको जो एंगल लेना है वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हुई ना बेटा। तो बताओ, ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाएगा? अगर ये 60 डिग्री इधर तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले स्लोप लेंगे हम ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर स्लोप आ गया tan 120 डिग्री। अब tan 120 को कैसे लिख सकते हैं बेटा अपन? tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब याद आ रहा है बेटा आपको एएसटीसी रूल? बताओ बेटा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? शाबाश बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, जबकि हमारा कौन है? टेन। यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारे पास टेन है, तो फंक्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब नेगेटिव साइन। बताओ बेटा 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल चेंज होता है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन पर एंगल चेंज, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल आता है 180 डिग्री, क्या इसके ऊपर फंक्शन चेंज होता है? बिल्कुल चेंज नहीं होता। अपने को पता है हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल आता है उस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो टेन का टेन रह जाएगा और फिर एज इट इज जो रिमेनिंग पार्ट है वो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। अब बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो बताइए क्या ए पॉइंट पर जो स्लोप आया है √3 माइनस √3, समझ में आ गया आपकी?
बेटा तनिष सोनी, एंगल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको, जब 1000 बार बोल दिया मैंने कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। ये 60 डिग्री तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है इस तरफ से एंगल। अब अगर आप 60 डिग्री को लेके चलोगे तो गलत कर दोगे क्वेश्चन को। जब 1000 बार मैंने आपसे बोल दिया कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है आपको, तो इधर ये 60 है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। सिंपल सी तो बात है, ठीक है। अब बताओ समझ में आ गया बेटा तनी सुनी, क्लियर हुआ आपके? अरे 180 में से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया तनीश, 180 डिग्री माइनस 60 करो ना तो 120 आएंगे ना। चलो बेटे तो सिंपल सा है, तो सब्ट्रैक्शन है यार बेटा, ये तो ध्यान रखो आप थोड़ा सा। अब देखो बेटा इधर समझ में आ गई। चलो 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 ठीक है। अब बी पॉइंट पर देखो, बताओ बी पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो बी पॉइंट पर जो टेंजेंट आ रहा है क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है? अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यदि पैरेलल आ जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए अब मैं ले रहा हूं बी पॉइंट पर स्लोप, तो बी पॉइंट पर टेन 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, स्लोप क्या होगा बेटा 0, ठीक है। अब आते हैं अपन सी पॉइंट पर। अब बताओ सी पॉइंट पर देखिए बेटा, सी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको जो एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दे रखा है ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो आप 45 डिग्री है ना। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा पॉइंट सी के ऊपर स्लोप tan 45 which becomes +1। तो बताओ क्या सी पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव आएगा और वो आएगा +1? हाँ जी। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम, समझ में आ गया? भाई सारांश गुप्ता, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। चलो हाँ बेटा समझ में आ गया क्या आपकी, क्लियर हो गया? बढ़े आगे, क्लियर क्रिस्टल क्लियर, शाबाश बेटा शाबाश, यही होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर एकदम। मजा आ गया ऐसे ही बिल्कुल, आप ऐसे बोलिए भाई, समझ में आते ही बोलिए कि मजा आ गया सर, जोरदार, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा अब थोड़े से इंक्रीजिंग फंक्शंस यहां आपसे पूछे जाएगा कि स्लोप कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है, ठीक है ना। चलो देखिए बेटा इधर आप गौर से देखिए, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ग्राफ पर और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, है ना बेटा। ये एंगल बना इसने θ1 एक्स एक्सिस से। अब इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये आ गया θ2। हाँ बेटा क्या साफ दिखाई दे रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, ये x है और ये y है। अगर tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1 है तो स्लोप भी बड़ा होगा, ठीक है ना बेटा। तो m2 इज ग्रेटर देन m1, ये एक्यूट एंगल है यहाँ पर। तो क्या मैं कह सकता हूं स्लोप इंक्रीजिंग, तो बेटा यहां पर आ गया स्लोप इंक्रीजिंग। ये अपने मैकेनिक्स में बहुत काम के हैं ग्राफ, ध्यान से देख लो, ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो अभी सीख लो इनको। अब यहां बताओ, यहां मैंने एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट बेटा मैंने यहां लिया, है ना, ये टेंजेंट हुआ। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है कि पूरी लाइन को जो है एक्स एक्सिस पे मिलाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका एक तरीका बता रहा हूं, जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, है ना, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। अब जैसे इस पॉइंट नंबर 2 पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो आप क्या करें, इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहां जो एंगल बनाएगी स्ट्रेट लाइन इस लाइन से, वही एंगल हमारा एक्स एक्सिस से ही होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बताओ यहाँ ये एंगल कितना आ जाएगा θ1। अब गौर से देखो बेटा, θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, विच एंगल इज ग्रेटर, विच एंगल इज ग्रेटर बेटा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। θ1 बड़ा है ना, तो θ1 बड़ा है और θ2 छोटा है, तो पहले कौन आया था θ1, अब कौन आया θ2। ऑब्वियस सी बात है
कि tan θ2 इज लेस देन tan θ1। तो बताओ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज? स्लोप डिक्रीजिंग। शाबाश शाबाश। हाँ एक्यूट एंगल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये एक्यूट एंगल्स के लिए बता रहा हूं अभी मैं। अभी तो सारे एंगल एक्यूट है ना, ठीक है। हाँ ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, समझ आ गई ना बात? मजा आ गया ना तनीश? आप बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो बेटा। बिल्कुल, कोई भी डाउट हो आप पूछो मेरे से, अगर मेरी एक बार नजर नहीं पड़े तो आप दोबारा डाल दो, मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा, आप चिंता मत करिए बेटा। चलो अब हम लास्ट ग्राफ पे आते हैं। देखो ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है। बताओ बेटा, मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या थीटा हमेशा सेम आएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या दोनों पॉइंट के ऊपर थीटा सेम आएगा? यस। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो स्लोप कांस्टेंट हो जाता है। स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो स्लोप क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। तो tan थीटा कांस्टेंट। तो tan थीटा क्या होगा बेटा यहाँ पर? कांस्टेंट हो गया। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, इनमें थोड़ा सा अपने को दिमाग से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप हवाई बातें नहीं कर सकते, यहाँ आप हवा में नहीं चल सकते बेटा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ओवर दीज ग्राफ्स। तो समझ लेना अब इसको तसल्ली से, मैं कैसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इधर। अब ग्राफ तो इधर बढ़ा ना आगे, ग्राफ तो इस तरफ बढ़ रहा है ना आगे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ग्राफ तो इस तरफ बढ़ रहा है ना। अब पॉइंट नंबर 1 कहाँ आएगा? यहां लेंगे आप, पहले इधर लेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक पॉइंट मैंने आगे लिया, ये तो पॉइंट नंबर 1 और ये हमारा पॉइंट नंबर 2। अब इस पे टेंजेंट रखो, ठीक है बेटा। अब एक एंगल तो ये है θ1 और एक एंगल ये है θ2। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ कि क्या एंगल हमारे दोनों ऑब्ट्यूज हैं? ऑब्ट्यूज है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल्स के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आपको जरूरत है, ऑब्ट्यूज एंगल में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ क्या होता है बेटा, अपने को पता है 90 डिग्री के ऊपर tan की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यानी मैक्सिमम होती है। इसका मतलब अगर और आगे बढ़ोगे तो वैल्यू कम होती जाती है, थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आप अपने मन से ही, आपको θ1 θ2 दिख तो रहे ना इसमें ग्राफ में, है बेटा? आपकी डिवाइसेस में नजर तो आ रहा है ना θ1 θ2? चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ अब देखो इधर, अब यहां पर क्या है, जैसे θ1 है तो θ1 को थोड़ी देर के लिए, भाई अपने को साफ दिख रहा है कि जो एंगल है वो बढ़ रहा है, भले ऑब्ट्यूज है लेकिन बढ़ तो रहा है ना, इंक्रीज तो हो रहा है ना, एंगल इंक्रीज हो रहा है। एंगल कह रहा हूं मैं, स्लोप नहीं कह रहा बेटा, कान खोल के सुन लेना। तो यहां पर हमारे पास, जैसे मैं कहता हूं ये 120 डिग्री है और ये हो गया 135 डिग्री, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो बताओ मेरे पास जो पहला स्लोप आएगा tan θ1 जो कि 120 डिग्री है, तो tan 120 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 180 माइनस 60, है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि हमारा ये tan है, तो यहाँ पहले माइनस आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये tan 60 हो जाएगा, और tan 60 अगर हो गया तो ये -√3 हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, ठीक है ना बेटा। अब m2 स्लोप सेकंड, तो tan 135 डिग्री, tan 135 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, है ना। अब आप दोनों स्लोप को कंपेयर करो, अब इन दोनों स्लोप्स को कंपेयर करो आप, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बेटा, सबसे पहली चीज मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड, ये माइनस साइन को चेक मत करो, अब इससे मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड बताइए मुझे। हाँ जी,
क्या ऊपर मैग्नीट्यूड है 1.732 और अब मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो बताइए मैग्नीट्यूड घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो साफ दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड m1, मैग्नीट्यूड m1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड m2। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, यहां ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड अलग चीज आती है और स्लोप अलग चीज आती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। और अगर आपने चेक कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप उसका उल्टा आ जाएगा, तो स्लोप इंक्रीजिंग। तो यहां पर हमारा स्लोप क्या रहेगा? इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग। मैं क्यों कह रहा हूं स्लोप इंक्रीजिंग, बताओ? क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि नेगेटिव में अगर वैल्यू कम हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू यदि कम हो रही है, नेगेटिव में वैल्यू यदि कम हो रही है, तो इसका मतलब वो जीरो के पास जा रहा है। जीरो के पास जाने का मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब बढ़ रहा है। तो स्लोप तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो अभी ग्राफ पहचान लेना, मैं दोबारा एक बार बना रहा हूं यहाँ पर एक ग्राफ। अब इन ग्राफ्स को पहचान लेना बेटा। अगर ये ग्राफ यूं आ रहा है तो आप समझ जावें, आपको तुरंत जो है दो लाइन बनानी है। आप अपने दिमाग से बड़े एंगल को तो लेना 135 डिग्री और छोटे एंगल को लेना 120, उनकी वैल्यू याद ही रख लेना। 120 का मतलब 1.732 है ना बेटा, और ये -1। तो साफ दिख रहा है मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। बट अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है तो आप तो सीधा उल्टा करो कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, उल्टे आते हैं। अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो स्लोप बढ़ रहा है, और यदि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्लोप घट रहा है। देखो अब आप सेकंड ग्राफ के अंदर, पहले तो ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया क्या? जल्दी बताओ, समझ में आ गई ना? शाबाश, है ना? दोबारा देख लो एक बार, इधर देखो, दोबारा बता रहा हूं मैं, ये ऑप्टिक्स एंगल में थोड़ा सा अलग रहता है मामला, ये कंपेयर कर देना इसको। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पहले लेंगे, एक पॉइंट बाद में लेंगे, ठीक है? दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। आप साफ दिख रहा है कि पहला एंगल छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा है, तो छोटे एंगल को 120 मान लेना आप अपने मन से, और बड़े एंगल को 135। तो साफ दिखाई दे जाएगा tan 120 की वैल्यू क्या होती है, -1.732, और tan 135 की वैल्यू -1। तो बताओ मैं माइनस साइन अगर हटा दूं तो मैग्नीट्यूड नहीं हो जाएगा क्या? माइनस साइन हटा दूंगा तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना। साफ देखो मैग्नीट्यूड घट रहा है, ये देखो ना बेटा, मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो स्लोप इज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड घट रहा है तो आप स्लोप के लिए उल्टा बोलेंगे, स्लोप इज इंक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव में अगर वैल्यू घटती है तो इसका मतलब वो बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? शाबाश, ऐसे बोलते रहो बस, जोरदार, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब इस वाले ग्राफ में आते हैं, अगले पे आ रहा हूं मैं, नेक्स्ट ग्राफ पे। आप वही मैंने कहा ना, दो पॉइंट बना लो, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया। आपको ना पूरा एक्स एक्सिस पे लाने की जरूरत नहीं है इसको, आप चाहो तो यहीं पे लाइन ड्रॉ कर लो। देखो जिस पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लो, अब यहां एंगल देखिए, ये θ2 है और ये हमारा एंगल θ1 है ना बेटा? अब पहले θ1 आया है, फिर θ2 आया, तो बताओ कौन बड़ा है? θ1 बड़ा है, साफ दिख रहा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो जो बड़ा है उसको तुरंत अपने मन से 135 मान लिया करो, अपने मन से 135 डिग्री कंसिडर कर लो, और θ2 को 120। तो बेटा जो 120 है तो स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ? थीटा अगर 120 है तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ? थीटा 120 है तो -1.732, 1.732, और 35 है तो 135 है तो -1, ये स्लोप हो जाएगा सीधे सीधे। स्लोप है ये, एम की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये एम है, ठीक है? अब बताओ मुझे कौन बड़ा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में आप क्या कहेंगे, पहले तो बताओ।
बताओ किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? थीटा m2 स्लोप का मैग्नीट्यूड बड़ा है या m1 का बड़ा है? साफ दिख रहा है बेटा, 1.732 बड़ा है, तो m2 का मैग्नीट्यूड m1 से बड़ा है। शाबाश। ठीक है बेटा, तो व्हाट यू कैन से, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप magnitude of slope increasing, magnitude of slope increasing, magnitude of slope increasing। तो कुल मिला के बात यह है कि जैसे आपने देखा ये पॉइंट नंबर 1 था, अब हम पॉइंट नंबर 2 पर आए। जैसे ही हम पॉइंट नंबर 2 पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एंगल था वो बढ़ गया, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये एक्यूट नहीं है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में अगर एंगल बढ़ता है ना बेटा tan में, तो वैल्यू घटती जाती है। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर देखिए थीटा टू 120 डिग्री, मैंने क्या कहा था शॉर्टकट में, ध्यान रखना कि यहाँ पर स्लोप हमारा आ गया -1.732 और थीटा 135। तो जो बड़ा है उसको 135 लेना, जो छोटा एंगल है उसको 120 डिग्री, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर 1.732, जैसे मान लो अगर मैग्नीट्यूड लेता हूं तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ये कहता है कि 1.732 इज ग्रेटर देन 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप m2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ m1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो मैं दावे से कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड स्लोप हमारा क्या हो रहा है, स्लोप की बात करेंगे तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप क्या हो रहा है बेटा, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात ये। और ये तीसरे ग्राफ के अंदर हम आ रहे हैं, अब हम अगले पे आ रहे हैं। पेन ठीक है ना बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, अब बताओ मुझे यहाँ पर एंगल तो ऑब्ट्यूज है तो स्लोप तो नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल रहेगा, बताओ बेटा। है बेटा, बताओ जल्दी, अरे जल्दी बताओ। कांस्टेंट रहेगा ना, वेरी गुड, तो स्लोप कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप है लेकिन कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। शाबाश, यही अपना आंसर होगा। रिफ्रेश करके ज्वाइन कर लो। क्या करूं, रिफ्रेश करूं?
हाँ तो बेटा स्लोप नेगेटिव है, हाँ स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है बेटा, तो स्लोप क्या बन गया यहाँ पर, कांस्टेंट। वेरी गुड। हाँ जी, समझ में आ गई तीनों, तीनों का मैटर समझ में आ गया कि आपके, ठीक है। याद रखना बेटा, मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए अपने मन से एंगल बना लेना आप, है ना। तो एक बड़ा एंगल 135 लेना, छोटा एंगल 120 लेना, तो 120 की वैल्यू -1.732 होती है और 135 की वैल्यू -1। तो सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड 1 है पहले और फिर बाद में मैग्नीट्यूड कितना 1.732, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग, लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग हो जाएगा बेटा इसके अंदर, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। देखो बेटा, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन से तो मैं बता ही चुका आपको, तो यहाँ पर स्लोप सीधे जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आ गई तो इस कंडीशन के अंदर स्लोप जीरो, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई तो 90 डिग्री एंड tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो यहाँ स्लोप इनफाइनाइट, ये तो मैं पहले बता चुका। अब देखो बेटा, आपसे कह रहा है कि कमेंट ऑन द स्लोप इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ बेटा, पहले तो ये बताओ मुझे, ए टू बी की बात कर रहा हूं मैं, ए टू बी। अब जवाब देना, ए टू बी बताओ जल्दी। ए टू बी, मेरे मन से मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ले लिया तो इसको एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल बन गया थीटा वन। चिंता मत करो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन भी एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल ही बनाएगी, ये तो मैथ्स है बेटा, पैरेलल लाइन से ना। अब आगे बढ़े। हाँ बेटा, ये थीटा टू, क्या थीटा टू इज लेस देन थीटा वन? अगर थीटा टू इज लेस देन थीटा वन है और यहाँ पर थीटा एक्यूट है, तो थीटा अगर बढ़ रहा है, सॉरी थीटा टू तो कम हो गया ना, यहाँ थीटा टू लेस हो गया, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, थीटा टू इज लेस देन थीटा वन, थीटा टू इज लेस देन थीटा वन, तो साफ अपन कह सकते हैं बेटा टेन थीटा टू इज लेस देन टेन थीटा वन, तो क्या मैं कह सकता हूँ स्लोप डिक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग, बट इट इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है और घटता हुआ है, ठीक है ना, स्लोप डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, बट पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कमेंट हो गया। मैग्नीट्यूड के लिए हम बोलेंगे डिक्रीजिंग और स्लोप भी डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अब बी पॉइंट पर आते हैं बेटा, तो बताओ बी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो मैं कहूंगा बी पॉइंट पर स्लोप जीरो है क्योंकि पैरेलल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे बी टू सी। बताओ, अभी जस्ट आपको बताया मैंने, ये पॉइंट लिया मैंने, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहां लिया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ किया, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ करी, तो बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, पहले वाला या बाद वाला? ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, तो घट रहा है ना, तो इसको क्या मानने का क्या आता, मैंने बड़ा एंगल को लेना 135, तो स्लोप क्या हो जाएगा -1, है ना, और इसको लेना अपने को 120 डिग्री अपने मन से, तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस माइनस, मैं लिख देता हूं इसको -1.732। अभी सॉल्व तो किया था मैंने आपके सामने, इससे क्या थोड़ी आसानी हो जाती है बेटा, फौरन पकड़ में आ जाता है। अब बताओ मुझे, गौर से देख के बताओ, अगर मैं माइनस हटा दूं दोनों के तो 1.732 बड़ा हो जाएगा ना और 1 छोटा हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, हमारा कमेंट आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्लोप क्या हो रहा है बेटा इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग, है ना, देख लो इनको आराम से। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग है और अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट आपको देना है, तो स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप डिक्रीजिंग, ठीक है ना बेटा।
समझ में आ रही है बात? ये इसे डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। पहले मैग्नीट्यूड चेक कर लो भाई, दोनों के माइनस हटा के देख लो कौन आगे जो जा रहा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है क्या, तो बढ़ता हुआ है, ऑब्वियसली बात है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग। और फटाक लगे से आंसर दो कि स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप उल्टा होता है, मतलब जब नेगेटिव स्लोप होता है ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड और स्लोप दोनों उल्टे चलते हैं, एक बढ़ता है तो एक घटता है। ठीक है जी, ठीक है प्रभु, समझ में आ रहा है प्रभु? चलो हाँ आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब बताओ, इसमें खुद दिमाग लगाओ। ए से बी जा रहा हूं मैं, ए से बी, आई एम गोइंग टू ए टू बी। हाँ मेरे मन से ले लो दो एंगल। हाँ इधर देखो बेटा, ये टेंजेंट, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया थीटा 1, और एक एंगल, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो ये एंगल हो गया थीटा 2। बताओ कौन बड़ा है? थीटा 2 बड़ा है ना, थीटा 2 बड़ा है ना। तो इसको क्या लेना है? 135, तो ये क्या बन जाएगा? -1। और ये क्या है? 120, ये 120 डिग्री। ये 120 डिग्री, तो यहां स्लोप क्या हो जाएगा? -1.732। अब बताओ जल्दी से, दोनों के माइनस हटा दूं तो आगे वाली वैल्यू 1 है और पहले वाली वैल्यू 1.732 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या हो रहा है? जल्दी बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप घट रहा है ना, पहले मैग्नीट्यूड माइनस हटाने की बात बोल रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। और मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग है, तो स्लोप के बारे में आप क्या कहोगे? इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप इंक्रीजिंग। अब बाकी आगे जो है इसमें बताओ बेटा, इसमें बीसी पार्ट जो है, ये बीसी लाइन जो है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, बीसी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो बीसी पे आप सीधे बोल दोगे स्लोप 0 है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्लोप। देखो बेटा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर। अब जैसे ये कोऑर्डिनेट x1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 है, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट y1 है और ये y2 है। अब मुझसे कह रहे हैं कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, इसके बीच में स्लोप की एवरेज वैल्यू बताइए। तो अपने को दिख रहा है साफ साफ बेटा, कर्व है, हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट आएगा, एट ईच एंड एवरी पॉइंट स्लोप विल बी डिफरेंट। तो हम कोई एग्जैक्ट स्लोप तो दे नहीं सकते इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, उन सारे स्लोप, जितने भी स्लोप आ रहे हैं उन सारे स्लोप्स का एवरेज निकालते हैं। अब बेटा ये तो बड़ा अजीब सा काम हो गया कि हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, फिर इसका स्लोप निकालो, फिर एवरेज निकालो। नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। तो आपको जब भी कर्व कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो और इस स्ट्रेट लाइन का एंगल निकालो। देखो बेटा, अब आप देखो ये लाइन मैंने आगे बढ़ा दी, तो क्या ये बेस x2 माइनस x1 हो गया और ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 हो गया बेटा। और इस लाइन से जो एंगल बनाएगी स्ट्रेट लाइन, वही हमारा एक्स एक्सिस से बनेगा, तो सेम बात है। तो अब बताओ मुझे स्लोप क्या आ जाएगा? तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और बड़ा चेंज है इसलिए इसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट करेंगे। चेंज का मतलब डेल्टा, तो बड़ा चेंज है तो डेल्टा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको कहते हैं हम एवरेज स्लोप। ठीक है बेटा, अब बात आती है इंस्टंटेनियस स्लोप की। अब बात किसकी आती है? इंस्टंटेनियस स्लोप की। इधर देखो बाप, गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पर हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा बेटा कि ये जो पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं, इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं,
तो बेटा एक बहुत छोटा सा एक एंगल दिखेगा मेरे को, बहुत छोटा सा, है ना, बहुत छोटा सा एक एंगल मुझे दिखाई देगा यहाँ। एक बहुत ही छोटा सा एंगल मुझे दिखाई देगा, ठीक है, यूं। ये तो मैंने क्या बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया इसको, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई। तो अब मुझे बताओ बेटा कि ये जो डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब कोई बहुत छोटी चीज होती है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है d सिंबल से। तो ये डिफरेंस होगा dy और ये डिफरेंस होगा dx। अब स्लोप हमारे पास जो आएगा tan थीटा, वो यहां पर बन जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू dy बाई dx। तो d का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। और अगर फाइनाइट चेंज है तो डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कहते हैं एवरेज और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है बेटा, और यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन का बेस तैयार होता है। तो यहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन का पार्ट कंप्लीट होता है। आपको घर पे बैठ के इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बाकी की हम अगली बात करते हैं। तो अगली हमारी चालू होती है इसके अंदर बेटा कैलकुलस। अब हम कैलकुलस चालू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इसको पहले हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी बेटा मैंने जस्ट आपको ग्राफ के अंदर बताया फाइनाइट डिफरेंस। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो y2 की वैल्यू है 100 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 50। तो बताओ डेल्टा y यानी y2 माइनस y1 मेरे पास कितना आया 50। ये फाइनाइट चेंज है। ऐसे ही y2 की वैल्यू 100 है और ये हो गया 99। ठीक है ना बेटा, तो यहां पर मेरे पास जो डेल्टा y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, ये फाइनाइट चेंज है। अब मान लो मेरे पास y2 तो हो 100 और y1 हो मेरे पास 99.999 सो ऑन 9। तो बेटा डिफरेंस जो आपके पास आएगा, अब जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो तो बहुत छोटा आएगा, पॉइंट, हाँ कितना आएगा बेटा, बहुत छोटा आएगा, 0.00 सो ऑन 01, है ना, बहुत छोटा चेंज आएगा। तो बताइए यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो बेहद छोटा आ रहा है, तो इसको फिर हम डी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बन जाता है dy। इसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। तो जब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज आता है when the difference is infinitesimally small, in that condition डेल्टा की जगह हम यूज में लेते हैं d। तो d का मतलब भी चेंज ही होता है बट infinitesimally small। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो d का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। तो d का मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है, और डेल्टा का मतलब फाइनाइट चेंज। अब देखो बेटा बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास है कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। x की वैल्यू 1 पुट अगर मैं करूंगा तो देखिए मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो कितना हो गया ये 4। कितना हो गया ये 4। तो कहने का मतलब ये है फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है वेरिएबल पर। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल है x, x इज द वेरिएबल, x यहाँ पर वेरिएबल है, जो x है मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल की एक वैल्यू पर फंक्शन की सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको कहते हैं हम फंक्शन। तो यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ x, इसको बोलेंगे y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसे भी लिख देते हैं y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी लिख देते हैं बेटा। तो ध्यान रखें, आप तो ये ध्यान रखो अपने सीधे सीधे। अगर बेटा आपको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन में कोई दिक्कत है तो अपना गूगल क्रोम जो है रिफ्रेश कर लेना। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत साउंड है बेटा, बहुत हाई लेवल पे चलता है ये मामला। देखिए बेटा, तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि अगर हम वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू रखें तो हमें फंक्शन की भी सिंगल वैल्यू मिलती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो x वेरिएबल है और y फंक्शन है, तो y x पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब ऐसे हमारे पास कई तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको कहते हैं बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे लिखा था ना अभी अपन ने x³ माइनस 2x, दीज आर एल्जेब्रिक फंक्शंस। इसको कहते हैं बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन एक्स और कोस एक्स, है ना बेटा। ऐसे लॉगरिदम फंक्शन, तो y इक्वल्स टू ln x, ये लॉगरिदम फंक्शन।
ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शंस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आपको y की सिंगल वैल्यू मिलता है। x की वैल्यू सिंगल वैल्यू रखोगे तो y की भी सिंगल मिलेगी आपको, ठीक है बेटा, ठीक है जी। हाँ बेटा, 1-2 सेकंड का हो सकता है आपके लैग आ जाए, वो आपके नेट की प्रॉब्लम की वजह से आता है, ठीक है। आपको फिजिक्स की जो पिछले हैंडआउट्स की जो पीडीएफ है वो आपके उसमें डाउनलोड हो गई थी, कोई बात नहीं, मैं आज फिर भेज दूंगा, चिंता मत करो, परेशान मत हो। चलो बेटा, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। सीधे सीधे डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं वेरिएबल में स्मॉल चेंज करूं, इनफाइनेटली स्मॉल चेंज करूं, तो फंक्शन में कितना चेंज होगा, ठीक है ना, फंक्शन में कितना चेंज होगा। तो सपोज मैंने x में चेंज किया dx, तो उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज आया मेरे पास dy, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, dy by dx, dy by dx। तो y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज कॉल्ड dy by dx, इसको कहेंगे हम dy by dx। तो अगर मैं वेरिएबल में स्मॉल चेंज करूं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज करूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन में चेंज आया dy, तो इसका जो रेशियो बनेगा dy by dx, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके फार्मूले हैं बेटा, ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, याद कर लो भैया ये फार्मूले। जिनके किसी के तकलीफ हो कैलकुलस में तो देख लो बेटा, इधर सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी आपकी, समझ गए। तो अपनी तकलीफें दूर करो, आप आए हो तो बिल्कुल पढ़ने के हिसाब से जाओगे, समझ लो बात को, पढ़ के ही आ जाओगे, ठीक है, समझ में आ गई भैया। हाँ, वहाब अली सिद्दीकी, आप अपना क्रोम, गूगल क्रोम रिफ्रेश करो, तब वीडियो सही आएगी। वहाब भाई, अपना क्रोम को रिफ्रेश करो और थोड़ा नेटवर्क को भी देखो, चेक करो, ठीक है, मजा आ रहा है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बस इसी तरीके से करते रहो। अरे वाह, क्रिस्टल क्लियर, एकदम जोरदार, मजा आ गया, ऑसम। बस आपकी कमेंट्स से ही एनर्जी बढ़ती है बेटा, मजा आ जाता है, आपने जो लिखे ना, शानदार। चलो आप बेटा, मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपको देता हूं, आप जो हो जाए कर लो, जो नहीं होते हैं उस पर टिक लगा लेना बेटा, वो मेरी प्रॉब्लम, मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करो। किसी भी दिन मैं रनिंग क्लास के अंदर रुक जाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम ले लूंगा, तो आप मॉड्यूल साथ रखना, ये जो मॉड्यूल है या जो भी आपके क्वेश्चन के डाउट्स हैं उनको साथ रखिएगा बेटा, ये खाली आप मत बेटा करो इसमें, ठीक है। चलो अब इधर देखो, इधर देखिए, अब फार्मूले चालू हो गए भैया, डिफरेंशिएशन के फार्मूले चालू हो गए। ये फार्मूला नंबर 1 है, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रख लो, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करो 0 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2020 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं टी के रेस्पेक्ट में, तो 0 ही आएगा, ये डिफरेंशिएशन ही हो गया बेटा इस साल, ये कोविड के चक्कर में 2020 का डिफरेंशिएशन ही हो गया, ठीक है। और देखो, बताओ, डी बाई डी एक्स है और ई स्क्वायर, बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। ये ध्यान रखना बेटा, ए की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर 2 है, तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। हाँ बताओ, डी बाई डी एक्स साइन 30 डिग्री, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब ये मत कहना कि साइन का कॉस होता है, ये भूल के भी मत बोलना, ये एक्स नहीं है, या 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ का मतलब नंबर हो गया ना, नंबर का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, ठीक है प्रभु, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। अब जैसे मान लो डी बाई डी टी है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ किसका, ln5 का, ये नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट फार्मूले पे, हाँ बेटा, अब एल्जेब्रिक फंक्शन, अब हम ले रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, अब एल्जेब्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे y इक्वल्स टू एक्स की पावर n है,
तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं पावर आगे ले लो, ये डिफरेंशिएशन dy बाई dx पावर आगे आएगी मल्टीप्लीकेशन में, एग्जिस्टिंग पावर मल्टीप्लीकेशन में आएगी और उसमें x की पावर में जो एग्जिस्टिंग पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एग्जिस्टिंग पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भेजे में बिठाओ, बिठाओ को बिठाओ भैया बिठाओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 अपॉन एक्स की पावर 3, तो बेटा इसको पहले ऊपर लाओ प्रॉपरली, इसकी फॉर्म में जमाओ। ठीक है, एक्स की पावर -3, हाँ, dy बाई dx करोगे तो पावर आगे ले लो बेटा, साइन सहित आएगी -3, और एग्जिस्टिंग पावर में से 1 माइनस करो तो -3 -1, ये तो पावर -4 हो गई। अगर ये पावर -4 हो गई तो -3 अपॉन एक्स की पावर 4। समझे प्रभु? प्रभु समझ में आ गया? हैं? चलो बहुत बढ़िया। हाँ मैं भेजूंगा हैंड आउट, बिल्कुल भेजूंगा बेटा, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ बेटा, मैं अभी की तो हैंड आउट भेज देता हूँ आपको फटाफट। ठीक है ना, तो अभी के तो मैं हैंड आउट्स आपको भेज देता हूँ। ठीक है जी, अभी के हैंड आउट्स अभी के हैंडआउट्स में आपको भेज देता हूँ, यहाँ तक के भेज देता हूँ बेटा, है ना, और कल वाले भी भेज दूंगा मैं, चिंता मत करो। हाँ, और क्वेश्चन भी करते रहो बेटा, क्वेश्चन भी आपको करते रहना है। तो आज का है ना रिवीजन करके आना बेटा प्रॉपरली, क्योंकि कल इसकी एप्लीकेशंस लेंगे अपन और आगे, है ना। इसमें बस ये हैंड आउट लेने में थोड़ा सा इसको क्या डाउनलोड वगैरह करना पड़ता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ बेटा अभी, है ना, बस जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहें बेटा। पिछली क्लास में तो क्या हुआ, ये टेक्निकल एरर आ गई थी, लेकिन आज कोई एरर का मैं चांस ही नहीं दूंगा बेटा, आप चिंता मत करो, आपको पहुंचा के मानूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, मैं अपनी जवान का खरा हूं बेटा, आज आपको मिलती रहेंगी, चिंता मत करो। आज मैं कोई टेक्निकल एरर नहीं आने दूंगा, मैं उस हर रुकावट को दूर कर दूंगा जो आपको हैंडआउट्स और आपके बीच में आ रही है। ठीक है, और एक बेटा एनर्जी के साथ पढ़ो, आप एनर्जी के साथ पढ़ो, ये आपकी एनर्जी का वक्त है। यहां तक हो गया ना अपना, ये यहां तक के हैंडआउट भेज रहा हूं मैं, है ना। ये मैंने सारी बाधाएं उड़ा दी, सारी रुकावटें दूर कर दी, और अब मैं आपको हैंडआउट्स भेज रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ जाएंगे बेटा अभी आपके पास। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। एक बच्चा कह रहा है बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, आराम से मस्त होकर पढ़ो। चलो
ठीक है जी। ये कल वाले भी भेज रहा हूं मैं। ठीक है, ये कल वाले भी भेज दिए मैंने आपको। हाँ जी बच्चों, मिल गया ना? अरे आ गया होगा, देखो आ गया ना? बताओ जल्दी, हैंड आउट आ गया ना दोनों? नहीं है? आगे 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 आगे, शाबाश, है ना? अब इनको रखो आपके पास हैंडआउट्स, और ये क्वेश्चन करने बेटा, जल्दी से लिखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो फटाफट फुर्ती से। हाँ, पेज नंबर 6 पर बिगनर बॉक्स 1 है, अपने मॉड्यूल नंबर 1 में पेज नंबर 6 पर बिगनर बॉक्स 1 दोनों क्वेश्चन करने हैं, 1 और 2 दोनों। इसके बाद जो है पेज नंबर 8 के ऊपर बिगनर बॉक्स 2 है, उसमें 1 2 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन करने हैं आपको, ऑल द 3 क्वेश्चन यू हैव टू डू। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो है आपको बिगनर बॉक्स 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, बिगनर बॉक्स 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, और जो नहीं आए उस पे बेटा निशान लगा के रख लेना, वो मेरे लिए मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करो। किसी भी दिन मैं क्लास के अंदर, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसा कर दूं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं एकदम से रोक के आपको करा दूंगा, ठीक है ना? आप चिंता मत करना। अच्छा, एक्सरसाइज 1 के अंदर देखो आप, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, ट्रिग्नोमेट्री के तीनों करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करना है आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। और उसके बाद आपको करना है 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना है, 10 करना है, 9 और 10 आपको करना है, और 14 करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। लिख लो ये, हैंड आउट आ गया ना? भेज तो दिए मैंने, सारे सारे हैंड आउट्स आ गए आपके पास, ऑल द हैंड आउट्स आर गिवन। मैं फिर भेज रहा हूं, आ गए हैंड आउट? आ गए ना? हाँ आ गए। आप रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करके डाउनलोड करो जल्दी से, रिफ्रेश करिए आप अपने क्रोम को और डाउनलोड कर लो जल्दी से, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, फिर मिलते हैं अपन।